हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं हमारी कंट्री के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारी कंट्री में अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो वो कौन हैं, उनसे रिलेटेड और भी कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी कई सारी बातें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जिन्हें शॉर्ट में यूयू ललित भी कहा जा रहा है, तो ये अभी हमारी कंट्री के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि अगर हम लोग कहें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके रूप में उन्होंने शपथ ली है और ये भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यानी कि इनसे पहले हमारी कंट्री के जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनका नाम था एन.वी. रमन्ना, जो कि हमें 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलते थे। तो अब उनकी जगह उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित जो हैं वो भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। और इनको जो शपथ दिलाने का काम है वो राष्ट्रपति, जो कि अभी नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इस पद पर उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 8 नवंबर 2022 तक रहेगा, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष के लिए होता है। तो 8 नवंबर 2022 को ये 65 वर्ष के हो जाएंगे, इसीलिए इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि ये जो है वो सिर्फ 74 दिन के लिए ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारी कंट्री में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। तो अभी आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा कि ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और इनका कार्यकाल बहुत ही कम टाइम पीरियड का रहने वाला है। यानी कि ये इसी ईयर 8 नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो एज है वो 65 ईयर हो जाएगी। तो उसके बाद कोई भी जो व्यक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रह सकता है। इसी वजह से ये उस टाइम तक ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहेंगे। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का स्थान लिया है। तो ये आप लोग जानते ही हैं कि इनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एन.वी. रमन्ना था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूयू ललित के बारे में, तो इन्होंने 2014 में एक वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2014 से पहले ये जो है वो एक वकील के रूप में कार्य किया करते थे, लेकिन इन्हें वहाँ से डायरेक्ट प्रमोशन दे दिया गया था और इन्हें एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इनके जो पिता हैं जिनका नाम यू.आर. ललित है, इनका नाम यूयू ललित है और इनके पिता का जो नाम है वो यू.आर. ललित है। तो वो बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के अतिरिक्त न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा अलग से भी एक यूट्यूब चैनल है लर्नर्स स्टडी के नाम से। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी मैं कई सारे स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर सिलेबस वाइज कंप्लीट करवाया है, जैसे मैंने वहाँ पर एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप लोग भी इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग मेरा लर्नर्स स्टडी के नाम से जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 124 है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। यानी कि अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल नंबर 124 है वो हमें न्यायालय या फिर अगर हम लोग कहें सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन से संबंधित देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हुआ करते थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें जब हमारी कंट्री का जो
जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना की गई थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य हमें न्यायाधीश देखने को मिला करते थे। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट का जो अगर हम लोग कहें जो एक उनका जो संघ बना था उसमें हमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलते थे। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में ये जो ब्रांच है उसमें कितने सदस्य देखने को मिलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में सिर्फ एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम में ये जो परिकल्पना है वो हमें किस तरीके की देखने को मिलती है, आप लोग इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जनवरी में ही हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लागू कर दिया गया था। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी उसी टाइम बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें महाभियोग के जरिए पद से हटाया भी जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, इन्हें राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई इनके पद की, तो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है और इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। तो महाभियोग के जरिए इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनका नाम H.J. कानिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे हमारी कंट्री के, पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम H.J. कानिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी में ही संचालित की जाती है, हिंदी में काम नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी आप लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसकी सारी प्रक्रिया हमें इंग्लिश में ही देखने को मिलती है, हिंदी में वहाँ पर कार्यवाही नहीं की जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आमतौर पर 2 व 3 न्यायाधीशों की छोटी बेंचों का गठन किया जाता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर 5 और अधिक की बड़ी बेंचों का भी गठन किया जा सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो उसे सुलझाने के लिए छोटी बेंचों का गठन किया जाता है, जो कि 2 या 3 न्यायाधीशों की होती हैं। यानी कि ऐसी बेंचों का गठन किया जाता है जिसमें हमें नॉर्मली 2 या 3 न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कोई मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें अगर ज़रूरत पड़ रही है तो 5 और अधिक की बड़ी बेंचों का भी गठन किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर आगे हम लोग बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 145 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट नियम 1966 जो है उसमें उच्चतम न्यायालय के प्रैक्टिस और प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, जो आर्टिकल 124 है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। लेकिन उसका जो आर्टिकल 145 है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो उसमें एक हम लोग कहीं अनुबंध दिया गया है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नियम, जो कि 1966 में बनाया गया था। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो भी कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, जो भी उनकी प्रैक्टिस होती है, उसको विनियमित किया जा सकता है, यानी कि उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो इसका जो अधिकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 देता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका लेटेस्ट एग्जांपल तो आप लोग अभी का याद रख सकते हैं, जो उदय उमेश ललित जी जो नए न्यायाधीश बने हैं, नए जो हम लोग कहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो उनके भी आयु 65 वर्ष की होने पर, यानी कि 8 नवंबर 2022 को वो 65 वर्ष के हो जाएंगे, तो वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इसी वजह से वो बहुत ही कम टाइम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति भारत में किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, कोई भी पर्सन एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो वो और फिर किसी भी, अगर हम लोग कहें अन्य जो न्यायाधीश हैं हमारी कंट्री के, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उनमें न्यायाधीश के पद के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हमारी कंट्री में एक मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम
विधि और न्याय मंत्रालय है। तो ये जो मंत्रालय है वो ही, अगर हम लोग बात करें तो न्याय विभाग, इसके तहत एक न्याय विभाग है। तो वो भारत के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके अलावा उनके त्यागपत्र और उनके निष्कासन, उनके वेतन, नियुक्ति संबंधी अधिकार, पेंशन भत्ते आदि के लिए जिम्मेदार है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये जो मिनिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई, विधि और न्याय मंत्रालय, तो इसके तहत जो एक न्याय विभाग है, यानी कि अगर हम लोग बात करें जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो ही सारी देख रेख करता है। चाहे वो फिर सीजीआई के बारे में अगर हम लोग बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के बारे में बात करें, तो उन सब की नियुक्ति किस तरीके से की जानी है, उनको त्यागपत्र किस तरीके से दिया जाना है, उनका निष्कासन, उनके वेतन भत्ते, इसके अलावा उनकी नियुक्ति संबंधी जितने भी अधिकार हैं, पेंशन भत्ते, इन सब के लिए ये जो मिनिस्ट्री है वो जिम्मेदार मानी जाती है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। मिनिस्ट्री का नाम ज़रूर याद रखिएगा, विधि और न्याय मंत्रालय। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री के जो 49th वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनका नाम यू ललित, उदय उमेश ललित है। तो इनका कार्यकाल जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रखा गया है और ये 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। तो ये सब आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल के अलावा और भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। इस चैनल के अलावा आप लोग हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के नाम से। इसके अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए